क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, तीनों में क्या होता है, डाउन में 21st पे ट्राइसोमी होती है। क्या होती है भाई 21st पे ट्राइसोमी। 21st पे ट्राइसोमी होती है, यानी वहां पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। डिलीशन का रोल नहीं है। ये तो ऑप्शन में से हट गया, ये तो ऑप्शन में से हट गया। अरे हट गया नहीं हटा, यहां पर XO+44 ये डिलीट नहीं होता, कम होता है। ये डिलीट नहीं होता, कम होता है। इसकी कॉपी नहीं होती। यहां पर क्या होता है, 44+XX ये होता है। यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। इनके रीजंस भी बताए थे मैंने आपको, साइटोकाइनेसिस फेलियर और क्रोमेटेड सेग्रीगेशन का फेलियर, पॉलीप्लॉइडी एनिप्लॉइडी दोनों के रीजन बताए थे। इतने सब कुछ कराने के बाद भी भैया ऐसे मत किया करो यार। क्राइडू चैट आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, क्राइडू चैट। 76 का क्राइडू चैट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 77। अरे क्रोमोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताओ भाई कौन सा है इसमें से, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, एडवर्ड और पटाऊ। क्लाइनफेल्टर, सेक्स क्रोमोसोम XX भाई, ठीक है इधर देख सकते हो। 78 विच ऑर्डर सोज क्राई लाइक सिम्टम्स, ये तो कर ही सकते थे। क्राइडू चैट कौन सा, क्राइडू चैट बिल्ली की आवाज हो जाती है, बिल्ली के जैसी आवाज हो जाती है। यानी पिच कैसी हो जाती है, हाई, हाई पिच। अरे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। क्राइडू चैट सिंड्रोम का जो कैट लाइक वॉइस होती है उसके अंदर पिच कैसी होती है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो हाई पिच रहती है, हाई पिच वॉइस हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है, हाई पिच वॉइस, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तीखी आवाज, बोलते हैं ना तीखी या पैनी आवाज, वो हो जाती है, ठीक है। 79 डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल जर्नली है, क्या होता है भाई डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स पूछे, मैंने बोर्ड पे लिखाए थे। फ्लैट फेस एंड मेंटल रिटार्डेशन बिल्कुल है, इलोंगेटेड फेस नहीं, राउंड होता है। नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं, मेंटल रिटार्डेशन होती है। नन ऑफ दीज नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 विच डिसऑर्डर अकर्स ओनली इन फीमेल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, बताओ। टर्नर सिंड्रोम। अब आइए नहीं आई बात एब्सेंस और डिलीशन। लॉस नहीं लिखा है तो मैंने, चलो देख ले, ठीक है बता देना मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 81, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, थैलेसीमिया नहीं है, ठीक है। डाउन है, टर्नर है, क्लाइन है, तीनों है। द कॉज ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज, बताओ। एनिप्लॉइडी, म्यूटेशन इन सिंगल जीन, इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल चेंजेस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एनिप्लॉइडी, क्या हो जाएगा, एनिप्लॉइडी, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग, पैकेजिंग की पूछी है भाई, नॉट डीएनए, पैकेजिंग। न्यूक्लियोसोम, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग स्ट्रक्चर करते हैं, उसको बार बार उसी की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम को रिपीट कर करके। अरे उस दिन बताया तो भैया क्रोमेटिन बनता है, क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है। न्यूक्लियोसोम छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माला के अंदर मोती पिरोए होते हैं उसके जैसे दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर देखता हूं तो उनको मैं बार बार रिपीट करता हुआ जाता हूँ, उनको कंडेंस कर देता हूँ। तो न्यूक्लियोसोम्स की कंडेंस फॉर्म को क्या बोलता हूँ मैं, क्रोमेटिन बोलता हूँ। क्या कहता हूँ, क्रोमेटिन कहता हूँ। फिर मैंने क्रोमेटिन के दो प्रकार बनाए थे, एक यू क्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन यानी ट्रू क्रोमेटिन होता है, उसके अंदर लाइटली पैकिंग होती है और वो लाइट कलर का दिखाई देता है, इसलिए अपने को वो कलरफुल इमेज शो करता है। बात समझ आएगी क्या, इसीलिए आपने देखो क्रोमोसोम आपको कलरफुल दिखते हैं, नहीं दिखते, दिखते हैं इसी वजह से दिखते हैं कि उनके अंदर यू क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यू क्रोमेटिन, क्योंकि क्रोमेटिन यू क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म से क्रोमोसोम बनता है। अरे बात समझ आ गई क्या, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन कौन सा, 84 हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बताओ भाई कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बिल्कुल। अरे बताए तो उस दिन मैंने, एक हेलिक्स या कंप्लीट टर्न एक ही बात होती है, टर्न या हेलिक्स, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं।
उनके बीच की दूरी कितनी होती है? ईच बेस पेयर के बीच की दूरी पूछ रहा हूं मैं, हेलिक्स की पिच नहीं पूछ रहा। ईच बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। और एक हेलिक्स की पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। याद रहेगा ये डाटा? जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इन ए न्यूक्लियोसोम डीएनए इज रैप अराउंड, किसके अराउंड रैप होता है? हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड होता है। किसके अराउंड होता है? हिस्टोन ऑक्टामर। 86 लेंथ ऑफ डीएनए रैप अराउंड वन न्यूक्लियोसोम कोर इज, कितने होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं, बिल्कुल सही है। 146 आंसर की, हाँ तो करेक्शन है, सॉरी इसके लिए सॉरी। कितना है भाई? 200। यार मैंने किया तो था ऐसा ही, मुझे याद है, मैंने टाइप किया है क्वेश्चन अपने हाथों से यार। आंसर की 146, कोई बात नहीं, उसको 200 कर लो, क्योंकि 200 ही होते, ठीक है भाई, 146 नहीं होते। विच स्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट एज लिंकर स्टोन? H1 स्टोन कौन सा होता है? H1 स्टोन, जिसको बाइंड स्टोन भी बोलते हैं या लिंकर स्टोन, दो नाम होते हैं इसके, बाइंड स्टोन या लिंकर स्टोन, ठीक है। द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कंटेन्स, कोर पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं? अरे न्यूक्लियोसोम का जो कोर पार्टिकल होता है, केंद्र भाग होता है न्यूक्लियोसोम का, उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? H2A, H2B, H3 और H4, और दोनों की दो दो कॉपी, दोनों की दो दो कॉपी, इसीलिए 4 × 2 करते हैं तो कितने बन जाते हैं? 8 मॉलिक्यूल्स। और उस 8 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। उसके बाद यूक्रोमेटिन इज, क्या होता है भाई यूक्रोमेटिन? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन लूजली पैक, एक्टिव इन ट्रांसपरेशन, डेंसली पैक्ड एंड इनएक्टिव डीएनए। सी 91 देखो, 91 अरे 91 क्वेश्चन देखो, ह्यूमन हैप्लॉइड जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली, हैप्लॉइड पूछा है भैया, डिप्लॉइड नहीं पूछा, उस दिन लिखाया भी था इसलिए मैंने। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। उस दिन मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था, डिप्लॉइड सेल में 6.6 होते हैं, हैप्लॉइड सेल में उसका जस्ट आधा हो जाएगा, और गलत किया है। ये मेरे पास जो पेपर है इसमें गलत लगा हुआ है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स अकर्स बाय, 92 क्वेश्चन देखो भाई, प्रोकैरियोट्स में डीएनए का पैकेजिंग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोष्टक में देखो, न्यूक्लियोइड से संबंध प्रोटीन, न्यूक्लियोइड एसोसिएट प्रोटीन्स, इससे होता है भाई, ऑप्शन बी। 93 देखो, ड्यूरिंग मेटाफेज द डीएनए इज मैक्सिमली कंडेंस्ड इनटू, किसमें होता है? ये क्रोमोसोम किसने लगाया रे? क्रोमोसोम दे रखा है, मेटाफेज में कंडेंस होता है क्रोमोसोम, सही है, सॉरी पढ़ने में गलती होगी, मैक्सिमली कंडेंस पूछा है मेटाफेज में, मेटाफेज में क्रोमोसोम दिखते हैं भैया। क्रोमेटिन फाइबर एनाफेज में, उसके बाद टीलोफेज में तो वो सेपरेट हो जाते हैं। बताया था मैंने, उधर भी बताया था और इधर भी बताया था, दोनों जगह बताया था। क्या आएगा आंसर? क्रोमोसोम। क्या आएगा? क्रोमोसोम। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मिंग प्रोटीन इज कॉल्ड, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को क्या कहूंगा मैं? ट्रांसलेशन, ठीक है, अनुवाद, क्या कहूंगा? ट्रांसलेशन, अनुवाद। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड ऑन, किसके ऊपर परफॉर्म किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, उसके ऊपर उसने वर्क किया था। वहां से दो कॉलोनीज उसने ग्रो करी थी, एक कॉलोनी का नाम एस, एक का नाम आर। एस मतलब स्मूथ, वायरुलेंट एंड डाई नेचर, आर मतलब रफ और नॉन वायरुलेंट एंड नॉन डाई, ठीक है। उसके बाद म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कॉर्ड एब्सेंट आर में, एस वाले में म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कॉर्ड प्रेजेंट, उसी वजह से वो वायरुलेंट नेचर का होता है, चूहे में इंजेक्ट करते चूहा मर जाता है।
इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट द माइस डाइड व्हेन इंजेक्टेड विद, बताओ। दो ऑप्शन है इसमें, इसमें दो ऑप्शन है, किस किसने एक लगाया है? एक तो लाइव एस स्ट्रेन आएगा, अरे हमको पता है भाई एस स्ट्रेन लगाते ही वो निमोनिया के इन्फेक्शन से खत्म हो जाता है, तो लाइव एस स्ट्रेन और लाइव आर प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इस लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट से ही मुझे पता चला था कि आर के पास कुछ ऐसा है, ऐसा मटेरियल आर स्ट्रेन के पास रखा हुआ है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन की फॉर्म से या मदद से ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसके अंदर, चूहे के अंदर, और तभी वो चूहा खत्म हो रहा है। इसके अंदर करेक्शन करोगे तो ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएंगे भाई, ऑप्शन बी एंड डी। 99 which type of strain was virulent in Griffith experiment? S, अरे S strain। Who confirmed the DNA's transforming principle after Griffith experiment? एवेरी, मैकलर्ड और मैकार्टी, तीन साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने मेरे को बोला सर इससे आगे क्वेश्चन मत देना। उसकी पहली लाइन ही दी है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला पेपर में, बोला था सर इसके आगे मत देना, बहुत हो गया, हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे। अरे इस पे क्लिक, सर बहुत हो गया, इतना नहीं पढ़ पाएंगे हम। ठीक है भाई, किसके 25 में से 25 सही है, 25 आउट ऑफ 25, 25 आउट ऑफ 25 है कोई? 24, 24, 23, 23, कॉन्ग्रेचुलेशंस 23, जस्ट एक नंबर से चूक गए वो। पिछली बार बढ़ा देंगे यार, अभी आज जल्दी में थे थोड़ा सा, इस वजह से कल आपको मिल जाएगा, ठीक है? पिछली बार वाला कल मिल जाएगा। भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक है, कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? अरे बताओ भाई कहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था? स्टेप्स पढ़ ली थी किसकी? अरे स्टेप्स पढ़ ली थी किसकी? स्टेप्स पढ़ी थी बताओ तो सही, किसकी स्टेप्स पढ़ी थी? 3 स्टेप बताई थी मैंने, कौन कौन सी स्टेप बताई थी? तीनों, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन के बाद होती है ब्लेंडिंग और उसके बाद होता है मेरा सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां से मेरा ये क्लियर हो गया था कि डीएनए ही मेरा वो मटेरियल है जो एक इंफॉर्मेशन को या बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा है। कैसे पता चला? अब ध्यान से सुनो भाई, अब डिस्कशन बाद में, ठीक है? तो अपन जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है, ये अपना टॉपिक चल रहा है। कुछ भाई मेरे को नए दिख रहे, आप आज ही आए हो क्या? कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश कौन सी मीडियम से हो? इंग्लिश मीडियम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपका जो रह रहा है वो मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा दिया वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? आप मस्त रहो, चिल रहो। नाम क्या है? केशव मीणा। कहाँ से हो भाई? आगरा रोड, मीणा पाडली, ठीक है? तो ये अपना चल रहा है, अपना टॉपिक चल रहा है अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए या अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कौन है? डीएनए है। किस किस साइंटिस्ट ने दी? अरे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ, सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसको रिपीट कर देता हूँ फिर अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करी किसने? ग्रिफिथ ने। किसने बात करी? ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कब दिया था? 1928 में। कब दिया था? 1928 में, 1928 में उन्होंने दिया था। उससे पहले मेरा एमबीए आ चुका था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ चुका था, जो कब आया था? 1926 में। कब आया था? 1926। यानी देखो मेंडल और मेशर, अरे मेंडल और मेशर ये बात मान चुके थे कि डीएनए ही मेरा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जीन है जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, कारक बोला था, वो है क्या है? एक डीएनए का छोटा टुकड़ा है। क्या है? डीएनए का छोटा टुकड़ा। तो उसी को लेके, उस छोटे टुकड़े को लेके ही तो मेंडल ने सारा काम किया था। अरे किया था कि नहीं किया था? उसी ने उसको बाद में क्या बोला? फैक्टर। और फैक्टर को आज अपने टाइम पे क्या पढ़ते हैं? जीन। तो मेंडल के अनुसार और न्यूक्लियन के अनुसार, फ्रेडरिक मेशर जिन्होंने न्यूक्लियन की डिस्कवरी करी थी, उसके अनुसार ये क्लियर हो गया था कि डीएनए मेरा जेनेटिक मटेरियल है या होना चाहिए। पर कुछ साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, अरे वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का मॉडल प्रपोज किया था,
उससे पहले साइंटिस्ट थे सटन एंड बोवरी। कौन थे? सटन एंड बोवरी। उन साइंटिस्ट, एक वॉल्टर सटन नाम से भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, सटन एंड बोवरी के अलावा भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, उन्होंने क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के बराबर देखा। उन्होंने ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि जीन और क्रोमोसोम कैसे एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, बट उन्होंने कुछ लिंकेज रिकॉम्बिनेशन जैसी चीजें करके देखी, उससे वो चीजें उनके समझ आई। बट उनके अकॉर्डिंग ये था कि क्रोमोसोम एक विजिबल पार्ट होता है, सेल की न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और वही जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, या वर्क्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। कौन? क्रोमोसोम। ये किसने माना? सटन एंड बोवरी ने। किसने माना? सटन एंड बोवरी ने। और वो उसी आधार पे अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी है उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे थे। उसी के आधार पर उनको ये विश्वास हो रहा था कि यार कुछ नहीं है ऐसा जेनेटिक मटेरियल, वो क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे वर्क कर रहा था। मेरे साथ रिपीट करो, फटाफट याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग पोर्शन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया? ग्रिफिथ ने दिया, 1928 में दिया। उसने किस पे वर्क कर रहा था? वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या होता है सर? एक बैक्टीरिया कॉजिंग, सॉरी, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके बाद उसने कल्चर मीडियम पर, कल्चर मीडिया पर 2 प्लेट की ग्रो करी, यानी कल्चर मीडिया की जो प्लेट है उस पर 2 स्ट्रेन ग्रो करी। एक का नाम था एस, एक का नाम था आर। एस का मतलब स्मूथ साइनी कॉलोनीज होता है, आर का मतलब रफ होता है। एस के पास म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोट प्रेजेंट होती है, आर के पास एब्सेंट होती है। एस वायरुलेंट एंड डाई नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। आर के पास ऐसा नहीं होता क्योंकि म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोट एब्सेंट होती है। बात समझ आ गई क्या? उसके बाद उसने 4 केस किए। चूहे को पकड़ा, स्ट्रेन ली और इंजेक्ट कर दी। सबसे पहले उसने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, चूहा। ये माइस, एम लिख रहा हूं शॉर्ट में, एस स्ट्रेन। चूहा कैसा हो गया? डाई। कैसा हो गया था? डाई। उसके बाद ये माइस, आर स्ट्रेन लगाई थी उसने, कैसा रह गया वो? लिविंग। चूहा कैसा रहेगा मेरा? लिविंग, ठीक है। अरे कोई अंतर यहां तक? उसके बाद उसने क्या किया, इस एस को हीट किल्ड कर दिया। क्या कर दिया? हीट किल्ड करके तब माइस में इंसर्ट, तब माइस में इंजेक्ट किया, तब मेरा चूहा कैसा रह गया? लाइव। उसके बाद हीट किल्ड प्लस आर को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो मेरा माइस क्या हो गया? डेड। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि आर स्ट्रेन के पास, आर स्ट्रेन के पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो एस हीट किल्ड की हेल्प से ट्रांसफर हो रहा है किसके अंदर? इस सेल से इस सेल में। अरे बात समझ आ गई क्या? यही कंक्लूजन लिखाया था मैंने आपको कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो आर स्ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है, बट वो एस हीट किल्ड की हेल्प से किसके अंदर जा रहा है? माइस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसी को उसने क्या बोला था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला था। क्या बोला था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, स्थानांतरणीय सिद्धांत। बात समझ में आ गई? अरे यहां तक बताया था मैंने। उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट, इसमें कमी कहां थी? इसने इस जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था इसका कोई भी बायोकेमिकल प्रूफ नहीं दिया। अरे कोई बायोकेमिकल प्रूफ नहीं दिया, इस वजह से ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हो जाता है? डिसअप्रूव हो जाता है। लोगों ने इसको नहीं माना। इसके साथ वाले कोलिग्स थे, साथ वाले साइंटिस्ट थे, वो बिल्कुल कन्विंस नहीं थे इस बात से कि इसका बायोकेमिकल प्रूफ क्या है। अरे तुम बोल रहे हो बट इसका प्रूफ चाहिए, कि कोई भी चीज होती है उसका प्रूफ मांगते हैं अपन, तभी उसको सही मानते हैं। अगर कोई चीज सिद्ध है मतलब वो सर्टिफाइड है, अगर कोई चीज सिद्ध नहीं है मतलब वो नॉन सर्टिफाइड है। अरे वैक्सीन तुमने भी लगवाई थी, जब बोल रहे थे सर्टिफाइड है तभी तो हम लगवा रहे हैं। बोला था नहीं बोला था सबने? ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने इस ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को क्या किया था? बायोकेमिकल प्रूफ देने की कोशिश करी थी। उन्होंने क्या किया कि क्या क्या नाम उन 3 साइंटिस्ट के? एवेरी, क्या क्या नाम है? एवेरी, मैक्लियॉड और मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन 3 साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बायोकेमिकल नेचर देने की कोशिश करी, उसके ऊपर काम किया। तो उन्होंने क्या किया? उस ट्रांसफॉर्मिंग चीज से 3 चीजों को प्यूरिफाइड किया, एक्सट्रैक्ट किया। वो 3 चीजों के नाम क्या थे? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। क्या क्या नाम थे? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। इन मतलब कि इन्होंने
तीन चीजों को बाहर निकाला प्यूरिफाई करके, आरएनए, प्रोटीन और डीएनए, तीन चीजों को इन्होंने बाहर निकाला। अब भाई जब तीन चीजें ये बाहर आई, उसके बाद क्या हुआ? इन तीन चीजों में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे थे? अरे देखे थे, नहीं देखे थे? क्या यूज लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए? ये इन्होंने प्योरीफाई करके दे दिया था। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया इसको? हर्सेन चेज। किसने? हर्सेन चेज। हर्सेन चेज ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियोफेज के ऊपर। किसके ऊपर किया था? बैक्टीरियोफेज के ऊपर। हर्सेन चेज ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? अरे भाई वर्ड से ही समझ जाया करो, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को खाने वाले। अरे ऐसी वायरस सेल जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन दे, ऐसी वायरस सेल जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करें। उस दिन बोला था मैंने, ऐसे विषाणु कोशिका या विषाणु जीव जो जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अरे बोला था, नहीं बोला था उस दिन? ठीक है। उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था बैक्टीरियोफेज के ऊपर? उस बैक्टीरियोफेज का पूरा नाम क्या था? T4 बैक्टीरियोफेज। क्या था? T4 बैक्टीरियोफेज। क्या नाम था भाई? T4 बैक्टीरियोफेज। क्या नाम था? T4 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्या नाम था? T4 बैक्टीरियोफेज। अब इस T4 बैक्टीरियोफेज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किसने? मेल्सन और स्टाल ने। क्या क्या दिया? फॉस्फोरस, सॉरी हर्सेन चेज, हर्सेन चेज, सॉरी गलती हो गई। मेल्सन स्टालिस के आगे वाला एक्सपेरिमेंट है, वो गलती से याद आ गया। तो T4 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। उन्होंने क्या किया? एक लिया S35। क्या लिया था? S35 सल्फर 35 और P32। आपको पता है सल्फर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सल्फर शुगर के अंदर होता है, नहीं होता है? और P32 कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में। कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में। उन्होंने उसके ऊपर कुछ रेडियो एक्टिविटी बिठाई, रेडियो एक्टिविटी करके देखी ना, उसी की तो स्टेप थी 3। जब फॉस्फोरस के साथ कर रहे थे तो इन्फेक्शन मुझे कहां देखने को मिला था? ब्लेंडिंग में। कहां देखने को मिला था? ब्लेंडिंग में। सुपरनेटन में वो पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो एक बैक्टीरियोफेज एक सेल से दूसरी सेल में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और S35 मुझे कहां डिटेक्ट हुआ? सेंट्रीफ्यूगेशन, उसकी तली में, बेसमेंट में मिला था। क्योंकि वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, क्योंकि वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे सुपरनेटन में रेडियो एक्टिविटी मिली। और फॉस्फोरस, सॉरी हाँ, फॉस्फोरस 32 के केस में कहां मिली? मिली नहीं, रेडियो एक्टिविटी मिली नहीं, जस्ट ट्रांसफर हो गया। कहां पर? ब्लेंडिंग पर। कहां पर? ब्लेंडिंग स्टेज में वो क्या हो गया? एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया। इससे मुझे ये क्लियर हुआ कि फॉस्फोरस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और डीएनए ही वो मटेरियल है जो एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है, एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है। अरे बात समझ आई क्या? यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, ये अपने डीएनए का प्रूव हो गया था। अब मेरे पास क्राइटेरिया है कुछ। अरे क्राइटेरिया होते नहीं होते? मैं तेरे को मेरा दोस्त तभी मानूंगा जब तू मेरी शर्तों को पूरी करेगा। होता है ऐसा कुछ? होता है, नहीं होता है? अरे कुछ शर्तें होती है भाई, ये मेरा बैचमेट है, ये शर्त ही एक तरह से, अगर मेरा बैचमेट नहीं है मैं इसको दोस्त नहीं बनाऊंगा। पर कोई ना, सबकी दोस्ती अलग अलग प्रकार की होती है। तो देखो, जेनेटिक मटेरियल का कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का कुछ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए क्राइटेरिया देखो क्या क्या है। अब ये तो पता लग गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट जेनेटिक मटेरियल कुछ क्राइटेरिया होता है जो इन शर्तों को क्या करेगा? फुलफिल करेगा, वही मेरा क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला कि कोई भी ये है जो क्वांटिटी है, या एंटाइटिटी बोलो उसको, एंटाइटिटी यानी जो जेनेटिक मटेरियल की एंटाइटिटी है, वो खुद को क्या करनी चाहिए? रेप्लिकेट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रेप्लिकेट करनी चाहिए, यानी फॉर्म्स इट्स रेप्लिका। फॉर्म इट्स रेप्लिका, यानी वो अपना रेप्लिका करनी चाहिए, यानी रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन जिसको अपन बोलते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनाना आना चाहिए। अरे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? खुद की फोटोकॉपी कर लेना। फोटोकॉपी रेप्लिकेशन होता है एक तरह से। उसकी डुप्लीकेशन, ठीक है, क्या होता है?
डुप्लीकेशन, रेप्लीकेशन एक बात नहीं, नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करना, जस्ट डबल कर देना, वो क्या होता है डुप्लीकेशन और रेप्लीकेशन। अगर ऐसा कोई मटेरियल करेगा तो वो मेरा जेनेटिक मटेरियल की शर्त को पूरी करेगा, उसको मैं जेनेटिक मटेरियल मानूंगा। अरे मानूंगा नहीं मानूंगा। सेकंड शर्त है मेरे पास, वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। फिजिकली कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा तुरंत ही, और बहुत ज्यादा चेंज मतलब म्यूटेशन, और म्यूटेशन मतलब, अरे म्यूटेशन का मतलब, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, डिजीज आ जाना। अरे म्यूटेशन का मतलब सेल्स के अंदर चेंज हो जाना, कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाना, और अपन चाहते हैं कि डिसऑर्डर हो, नहीं हो। अपन ये थोड़ी चाहते कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बहुत सारी बीमारियां आ जाए, चाहते हैं क्या, नहीं चाहते ना ऐसा। उसके लिए उनको केमिकली और फिजिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल। बट हम ये भी चाहते हैं कि स्लो म्यूटेशन होना जरूरी है एवोल्यूशन के लिए। अपन क्या चाहते हैं, स्लो म्यूटेशन, ठीक है, माइनर चेंजेस, स्लो, वेरी स्लो म्यूटेशन होना आवश्यक होता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए। बहुत धीमा, क्या, बहुत धीमा जो बदलाव है वो जरूरी है मुझे विकास करने के लिए। अगर एक साथ हो जाएगा तो विकास के क्राइटेरिया में नहीं आएगा, ठीक है, वो डिसऑर्डर क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा, डिसऑर्डर क्रिएट कर देगा। आप फोन खरीदते हो, देखो इसका मतलब बताता हूँ, इवोल्यूशन क्यों जरूरी होता है चीजों को चेंज करने के। आप फोन खरीदते हो, आपने कोई फोन 5 साल पहले खरीदा और आज अपन फोन खरीद रहे हैं, सेम फोन 5 साल पहले था और सेम वही फोन आज है, क्या आप उसको बाय करोगे, अरे आप उसको खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे। क्या देखोगे, न्यू है तो नया ही, वो डब्बे में पैक है, फीचर्स, फीचर, अरे देखोगे नहीं देखोगे। सर इसका कैमरा इतने का है, इसका इतने एमपी का कैमरा है, सर ये वाटर रेजिस्टेंस है, इसमें OIS कैमरा है, इसमें बहुत अच्छी है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, सर इसमें गेम अच्छा खेलते हैं, उसकी आवाज़ सर नॉन डॉल्बी एटम साउंड है, इसमें डॉल्बी एटम साउंड है। अरे करेगो नहीं करोगे कंपेयर, दो फोन खोलते हैं अपन, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, यार इसमें ये फीचर है, इसमें ये, अब ये लेना है मेरे को, करते नहीं करते, करते। दोनों के अंदर क्या हुआ, स्लो म्यूटेशन भी हुआ। अरे बहुत माइनर चेंज हुआ, अगर वो चेंज नहीं होते तो इवोल्यूशन होता क्या, नहीं होता ना। नोकिया, एग्जाम्पल नोकिया, सबने देखा था वो छोटा सा फोन, हर घर में हुआ करता था, आज कितने घरों में नहीं है, रेयर होगा, रेयर, जिसमें वो सांप वाला गेम होता था, ऐसे टक 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 करके यूं घूमता रहता था वो, है, अब नहीं है ना। पहले लगभग हर घर में हुआ करता था, लगभग हर घर में हुआ करता था। बट क्या हुआ, उन्होंने टाइम के साथ खुद को अपडेट नहीं किया, टाइम के साथ खुद को अपडेट नहीं किया, खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाए, चेंजेस नहीं लाए तो उनकी जगह कोई और ले गया। 2011 में जियो नहीं आ गया था, सैमसंग आ गया था, आ गया नहीं आ गया था। तो ये चीज क्या थी कि जब कोई चीज है अगर वो सिस्टमेटिकली चल रही है, सिस्टमेटिकली चल रही है, तो उसके अंदर रैंडमली एंड डायरेक्शनल चेंज होना अति आवश्यक होता है इवोल्यूशन के लिए। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है कोई भी चीज है उसको आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए फुलफिल कर दो, कोई भी जो रिक्वायरमेंट है उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप क्या कर दो, फुलफिल कर दो। इसको बोलते हैं रैंडमली चेंज होना। क्या होना, रैंडमली चेंज होना। और सिक्वेंसली, यानी जो चीज चल रही है वो सिक्वेंस में, ऐसा ना हो आज ये ऐसा फोन और कल ऐसा हो जाए, उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको सिक्वेंसली और डायरेक्शनली होना आवश्यक है। इसीलिए अपन देखते हैं कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी आती है कुछ चेंजेस होते हैं, अरे होते नहीं होते। अरे आप खुद देखो, अपने दादाजी वाली पीढ़ी के अंदर जाओ, दादाजी वाली पीढ़ी में जाओ, अब की वाली जनरेशन देखो, अंतर है या नहीं है, अरे है या नहीं है। किन किन चीजों में अंतर लगता है बताओ, सोच, बस तो मतलब क्रेनियल डेवलपमेंट, अरे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। आप कहते हो नहीं हम मॉडर्न सोच के, आप तो पुरानी वाली सोच के, ट्रेडिशनल आदमी हो। उनके जमाने में वो उनके लिए सही थी, आज के टाइम में आपके लिए वो चीज सही है, इसीलिए अपने को म्यूटेशन जरूरी होता है। अब बात समझ आ गई क्या, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल में स्लो चेंजेस, म्यूटेशन जरूरी होता है, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, विकास करने के लिए। अगर वो सोच वैसी की वैसी रखी रह जाती तो आज जो चीज तुम डेवलप्ड कर रहे हो वो कर पाते क्या, नहीं कर पाते ना। इसलिए मुझे स्लो चेंजेस, म्यूटेशन आवश्यक होते हैं, किसके लिए,
इवोल्यूशन के लिए। अरे तुम्हारे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। स्लो चेंजेस इज रिजल्ट फॉर इवोल्यूशन। विकास के लिए मुझे स्लो चेंजेस, धीमे परिवर्तन ही विकास के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, स्लो चेंजेस इवोल्यूशन के लिए अच्छे होते हैं भाई। किसके लिए अच्छे होते हैं? इवोल्यूशन के लिए। स्लो चेंजेस किसके लिए अच्छे होते हैं? इवोल्यूशन के लिए अच्छे होते हैं। और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का? ये है, ये है, ये है। और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बताओ भाई, और क्या होना चाहिए कि इसको मैं जेनेटिक मटेरियल मान लूंगा? बोलो बोलो। पढ़ के नहीं आते हो भाई साहब, बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आते हो। बोलो, अरे बोलो। कैसे चुप बैठे रहते हो तुम क्लास में? बोलो। और कोई क्राइटेरिया होते हैं क्या? रेप्लिकेशन करता है वो, केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, स्लो चेंजेस होने चाहिए उसके अंदर। और यूरिन पिरामिडिन कुछ ऐसा बोला था? ऐसे बोला था कि यूरिन पिरामिडिन की तो बात ही नहीं है लाला। क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो। फिजिकल एग्जिस्टेंस कम होना चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। एक और होता है, क्या होता है एक और? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है एक और? चला पढ़ के आया करो भैया, तुम बायो को बहुत इजी ले लेते हो। ऐसा लगता है बायो तो हवा में उड़ा देंगे हम। बायो का तो कोई वही नहीं है। ये सब्जेक्ट वो है जो तुम्हें सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बट इसको पढ़ना पड़ेगा। अरे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ये वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें सिलेक्शन लेके जाएगी और रैंक भी दिलाएगी। तुम्हें क्या दिलाएगी? रैंक भी दिलाएगी। अरे बताओ। अरे मेंडल की बात भूल गए क्या? भूल गए क्या मेंडल की बात? उसने बोला था कि डीएनए के अंदर ही तो वो छोटा पार्ट होता है जीन। किस पे आ गई बात अब? जीन, और जीन से ही तो जेनेटिक बन रहा है। तो यानी वो अपने आप को मेंडल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को मेंडल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि जेनेटिक्स के लॉ तो मेंडल के ही हैं। अरे है या नहीं है? तो वो भी तो क्राइटेरिया है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को मेंडल की फॉर्म में क्या कर पाए? एक्सप्रेस कर पाए। और मेंडल की फॉर्म क्या है? क्या है मेंडल की फॉर्म? फैक्टर, कारक। ठीक है, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, एबल टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर, एबल टू, एबल टू एक्सप्रेस मेंडेलियन फॉर्म। मेंडेलियन फॉर्म क्या थी भाई? फैक्टर। क्या थी? फैक्टर। ये चार कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इनको आपको फुलफिल करना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल आगे होगा, डीएनए आरएनए में पढ़ेंगे, तो अगर जो जो इनको फिल करेगा वही मेरा एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होगा। क्योंकि जिन्होंने प्रूव करके देना, तो उन्होंने तो ये बता दिया कि एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है, बट उसके भी कुछ नियम होते हैं कि ये इन नियमों को फॉलो करेगा तभी मैं इसको जेनेटिक मटेरियल मानूंगा। नोट डाउन करो फटाफट इसको। लिख लिया क्या? नोट डाउन कर लिया? फटाफट करो, फटाफट करो।
जल्दी लिखो भाई, थोड़ा जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है। आज का दिन तो पेपर डिस्कस करने में, पिछली चीज़ों को रिवाइज करने में बीत गया, और आज तो कुछ नहीं पढ़ाया। उसके लिए सॉरी, गुस्ताखी माफ। आपके बहुमूल्य 20 मिनट खराब हो गए हैं। और जो तुम घर जाके नहीं पढ़ते हो उसका, अरे भाई, जो तुम घर जाके नहीं पढ़ते उसका क्या होता है? नहीं सर देखो, हम घर पढ़े ना पढ़े ये मतलब नहीं है, आप टाइम से आ जाए करो इधर। हम्म, ये हमारी मर्जी है, हम पढ़े नहीं पढ़े, आप तो पढ़ाया करो। हमने पैसे दिए, पैसे दिए नहीं दिए, किसने फीस जमा नहीं कराई? सबने जमा कराई है ना। बस अब कहा के सर हमने पैसे दिए, पढ़ाओ। ठीक है भाई, देखो, अब अपन जो जेनेटिक मटेरियल अपने पास दो हैं, एक डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड वाले मटेरियल दो हैं, डीएनए और आरएनए। तो दोनों के अंदर अपन क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। किस किस के अंदर? डीएनए और आरएनए। डीएनए और इधर रहा मेरा आरएनए। ठीक है भाई, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देखो। तो देखो, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है बताओ भाई। सबसे पहले मुझे क्या क्या आपको डिफरेंस क्या क्या पता है वो बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। जिस जिसको जो पता है वो बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरेसिल आता है। किसमें? आरएनए में। सर आरएनए में, डीएनए में देखो ऐसे लिखो आप इनको। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, इसमें कौन कौन से रहेंगे नाइट्रोजन बेसिस? एडेनिन, गुआनिन, और इस थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा भाई? यूरेसिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूरेसिल और साइटोसिन। सर एक चेंजेस तो ये नाइट्रोजन बेसिस में। ठीक है, एक चेंज क्या है? नाइट्रोजन बेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था OH ग्रुप, डीऑक्सी, और ये है राइबोज। तो इधर क्या लगा होता है? सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है। अरे लगा होता है कि नहीं लगा होता है? जो OH ग्रुप है वो अपना कहाँ लगा होता है? सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर? राइबोज शुगर के ऊपर। किसके ऊपर? राइबोज शुगर के ऊपर। ठीक है कि भाई? अब सेकंड ग्रुप, सेकंड पोजीशन पर OH प्रेजेंट होने की वजह से ये केमिकली रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? केमिकली रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है। केमिकली रिएक्टिव ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से क्या रहेगा? ये केमिकली मोर रिएक्टिव रहेगा। कैसे रहेगा? केमिकली मोर रिएक्टिव। अब ये केमिकली कैसा रहेगा? लेस रिएक्टिव। अरे कैसा रहेगा भाई? लेस रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्शन करता है, वो स्टेबली कैसा है? ज्यादा है, यानी मोर स्टेबल है। ये कैसा है भाई? मोर स्टेबल है। अब ये कैसा है मेरे पास? लेस स्टेबल है। अरे है या नहीं है? एक चीज से कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाती, ये होता है रटने की जगह समझना। अरे लिख लेना भाई, टाइम दूंगा। अभी ध्यान से देखो इधर अपन क्या क्या कर रहे हैं, ये चीज समझ आ गई तुम्हारे? सर इसकी जगह, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है थाइमिन की जगह? यूरेसिल। उसके बाद ये लेस रिएक्टिव होता है। इसमें जो OH ग्रुप है वो मेरा सेकंड पोजीशन प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर की सेकंड पोजीशन पर। ये मेरे पास पेंटोज शुगर होती है। इस पेंटोज शुगर की सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा होता है। इसकी वजह से सर ये मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कैसी है? कम है। कैसी है स्टेबिलिटी? कम। और जो रिएक्टिव ज्यादा है वो चीजों को जल्दी भेजता है एक जनरेशन से दूसरे, यानी क्या करेगा? फास्ट म्यूटेशन करेगा। क्या करेगा? फास्ट म्यूटेशन। और अपने को चाहिए स्लो म्यूटेशन। क्या चाहिए? स्लो म्यूटेशन। इसकी वजह से ये क्या करेगा भाई? फास्ट म्यूटेशन करेगा। क्या करेगा? फास्ट म्यूटेशन। अरे करेगा कि नहीं करेगा? फास्ट म्यूटेशन करेगा अपने। और डीएनए कैसा करता है भाई? स्लो करता है। अरे करता है नहीं करता है? डीएनए स्लो म्यूटेशन। अब देखो, कोई भी चीज है, अगर मुझे उसको रखना है, आपको उसको बचा के रखना है,
ठीक है, कोई भी चीज है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा के रख रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो। इससे अपन घर में देखते हैं, अपन अनाज को स्टोर करके रखते हैं सब लोग, अरे रखते नहीं रखते, उसमें कुछ अपन दवाइयाँ ऐड करते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे, लंबे समय तक खराब नहीं हो। अगर अपन दवाई ऐड ना करें या फिर कोई ऐसी दवाई ऐड कर दें जो 4 महीने की जगह 1 महीने में खराब कर दे, अपन तो दवाई ऐड कर रहे हैं कि 4 महीने तक बचे रहे, साल भर तक बचे रहे, ये खराब ना हो, या फिर कोई ऐसी दवाई ऐड कर दे जो उनको 1 महीने में बचाने की जगह खराब कर दे। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता? तो देखो, जो चीज फास्ट म्यूटेट कर रही है, जो चीज फास्ट म्यूटेट कर रही है, वो किसी चीज को स्टोर रखने के काबिल है या नहीं है? नहीं है। अरे स्टोर रखने के काबिल है या नहीं है? आप खुद बोलते हो। तुम्हारे ऊपर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तुम किसी अपने फ्रेंड को कोई बात शेयर करते हो, ठीक है, अगर उसने तुरंत किसी को कह दिया तो दोबारा तुम उसको कोई बात बोलोगे क्या? नहीं। इसलिए कहते तेरे पेट में बात नहीं पचती। अरे करते हो नहीं करते हो? तो आरएनए क्या है? मेरा ऐसा मटेरियल है जो मेरे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आते ही भेज देता आगे, स्टोर करता ही नहीं है, तुरंत कॉपी, इस कान से सुनी और इस कान से दूसरे को पहुंचा दी। समझ आएगी बात? तो अगर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन को इतनी जल्दी फास्ट भेजना है तो मैं किसको जेनेटिक मटेरियल मानूं? आरएनए को मानूं। और अगर मुझे स्टोर करके रखना है तो मैं किसको मानूं? जेनेटिक डीएनए को। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी ट्रांसफर करवाना है तो मैं किसको रखूंगा? आरएनए को। और अगर मुझे उसको स्टोर करना है, स्टोरेज के लिए मैं किसको प्रीफर करूंगा? डीएनए को, क्योंकि डीएनए के अंदर से स्लो म्यूटेशन होता है, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। ये अगर कुछ बात को आगे भी भेजेगा तो बहुत धीरे धीरे, और जो इसको अच्छा लगेगा उसी बात को कहेगा, लड़ाई नहीं करवाएगा। ये तो आई उसको बड़ा चढ़ा के इधर, समझ आएगी बात? अरे बड़ा चढ़ा के बोल देगा और झगड़ा हो जाएगा। इसलिए कहेंगे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से मैच नहीं करती। अरे नहीं करती, फिर सवाल उठने स्टार्ट हो जाएंगे, ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, ये तो हमारी पीढ़ी से रिजेंबल करता ही नहीं। अरे करता ही नहीं, बात समझ में आ गई? तो इसके लिए आरएनए को मैं किसके लिए प्रीफर करूंगा? नेक्स्ट इधर आ जाते हैं भाई, ठीक है। आरएनए को मैं किसके लिए प्रीफर करूंगा बताओ भाई? आरएनए को मैं प्रीफर करूंगा, आरएनए प्रीफर्ड टू ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्विकली। अरे बिल्कुल करूंगा कि नहीं करूंगा? डीएनए को मैं क्या करूंगा? स्टोरेज के लिए प्रीफर करूंगा। किसके लिए प्रीफर करूंगा? स्टोरेज के लिए। ठीक है, और बताओ, आपका डीएनए है, आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा है? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा में सबसे पहले डीएनए, डीएनए के बाद आरएनए, आरएनए के बाद प्रोटीन। प्रोटीन को डायरेक्टली कोड कौन करता है? डायरेक्टली कौन कोड करता है? आरएनए करता है। तो प्रोटीन को डायरेक्टली कोड करने वाला कौन है? आरएनए। और आपको पता है कोई भी इंफॉर्मेशन किससे बनती है? प्रोटीन से। अरे जब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा इंफॉर्मेशन जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो प्रोटीन को डायरेक्टली कौन कोड करता है? आरएनए। और डीएनए प्रोटीन को डायरेक्टली कोड नहीं करता, ये भी एक डिफरेंस है। अरे है नहीं है? तो ये प्रोटीन को क्या करता है भाई? डायरेक्ट कोड करता है। प्रोटीन को क्या करता है? ये डायरेक्ट कोड करता है। क्या करता है? डायरेक्ट कोड करता है। और ये डायरेक्टली कोड नहीं करता। और बताओ भाई, और कोई अंतर? अरे और कोई अंतर? डीएनए चारगाफ रूल को फॉलो करता है, आरएनए चारगाफ रूल को फॉलो। इतना बड़ा अंतर भूल गए? बताया था उस दिन, बताया था। तो ये चारगाफ रूल को फॉलो करेगा भाई। किसको फॉलो करेगा? इरविन चारगाफ जो रूल होता है ये उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। और ये नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये इसको फॉलो नहीं करेगा। या चारगाफ रूल लिख लेना भाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ सीआर। ठीक है, चारगाफ रूल, ये इसको फॉलो नहीं करेगा, ये इसको फॉलो करेगा। और बताओ भाई, अगर आप देख रहे हो ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, म्यूटेट कर रहा है, ऐसी सेल कौन सी होती है जो बहुत ज्यादा जल्दी चेंज करती है, बहुत जल्दी अपने आप के स्ट्रक्चर को चेंज करती है? वायरस सेल्स। अरे वायरस सेल्स
कैंसरस सेल बहुत जल्दी। आपने को डीएनए ज्यादातर, सॉरी आरएनए जो देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा देखने को ज्यादातर? वायरस सेल्स के अंदर। कहाँ मिलेगा ज्यादातर देखने को? वायरस सेल्स के अंदर। ये भी एक डिफरेंस है, ये ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फास्ट म्यूटेट कर रहा है। तो ऐसी सेल्स होती हैं वायरस सेल्स, ऑन्कोजेनिक सेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी क्या करती हैं? म्यूटेशन करती हैं, बहुत ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन करती है। तो ये अपने को कहाँ देखने को मिलेगा? मोस्टली वायरसेस के अंदर। किन के अंदर? मोस्टली वायरसेस। ठीक है, अरे बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये अपने आरएनए और डीएनए के बीच में मेजर मेजर डिफरेंसेस हैं। क्या है? मेजर डिफरेंसेस। याद रखोगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजेंबल टू आरएनए और डीएनए। इनमें से कौन सी चीज आरएनए से रिजेंबल करती है, कौन सी नहीं करती? लिख लो भाई, फटाफट लिखो। लिख लिया? लिख लिया क्या सभी ने? स्लाइड चेंज करें? लोग पेन चल रहे हैं अभी। सर हम लिखते नहीं, फूल बनाते रहते। आप तो बदल दिया करो स्लाइड। लिख लिया क्या भाई? लिख लिया क्या? नहीं लिखा? लिख लिया? अरे सभी ने लिख लिया क्या? आगे बढ़े? नहीं बढ़े? लिखो भाई, लिख। आगे पढ़ाऊं? धीरे धीरे? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नाराज हो जाएंगे भाई, उन्होंने पैसे दिए हैं, गलत बात। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते? मैं टाइम से लिखूंगा, मेरा अधिकार है, हक है मेरा। ठीक है, देखो, अब ये चीजें फिक्स हो गई। अब जो इसकी सबसे पहले क्राइटेरिया था मेरा, जेनेटिक मटेरियल का सबसे पहला क्राइटेरिया कौन था? रेप्लिकेशन। कौन था? रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले अपन उसी को पढ़ने वाले हैं, किसको? रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ
अरे कॉपीज बनाना, एक तरह से कॉपीज करना फॉर्मेशन। आपको पता है डीएनए का जो ये क्या नाम है रेप्लिकेशन मेथड होता है वो किस प्रकार का होता है? सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है भाई? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस सेमी कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? पहले ये बताओ मुझे, सेमी कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव, सेमी यानी क्या होता है? आधा, और कंजर्वेटिव यानी संरक्षण, कोई चीज बची हुई है। तो देखो ध्यान से, क्या कह रहे हो? हाँ, जिसे देखो कोई चीज है, मेरे पास ये पेरेंट है, एक मेल और एक फीमेल, इस साइड मेल है फीमेल, ऐसे सपोज करो, ठीक है। अब इससे मेरे पास कोई न्यू प्रोजेनी आ रही है। क्या आ रही है? न्यू प्रोजेनी। को भी मेरे पास जो नई संतति आ रही है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, अगर उनके अंदर मुझे सेम अपने पेरेंट के जैसी स्ट्रक्चर दिखे, इसकी सेम पेरेंट की जैसी स्ट्रक्चर दिखे, वो रहेगी कंजर्वेटिव। क्या रहेगी? कंजर्वेटिव। आगे बढ़ लगा हुआ है सेमी कंजर्वेटिव, कि सपोज करो अगर दो बच्चे थे, दो ऑफस्प्रिंग बनी, दो जनरेशन आई, उसमें से एक बच्चा ऐसा रहेगा जो एकदम पेरेंट के जैसा, और दूसरा कैसा रहेगा? न्यू रहेगा। क्या रहेगा? न्यू। यहां पर किसकी बात करेंगे अपन? डीएनए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डीएनए के रेप्लिकेशन की। आपको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो भाई, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अरे ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड होती है, नहीं होती? सर ये दो स्ट्रैंड है मेरे पास, एक होती है 3' से 5', दूसरी होती है 5' टू 3'। ऐसे कोई सिस्टम चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। सर इसके रेप्लिकेशन के बाद, अब इसमें दो स्ट्रैंड है। अरे दो है या नहीं है? एक सपोज करो मेल, एक है फीमेल, एक मदर एक फादर, सपोज कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रैंड अगर ऐसे किसी जनरेशन में पहुंचे, देखो ठीक है, दिखा कुछ? अरे दिखा कि नहीं दिखा अंतर? दिखा? ये सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। सिर्फ डायग्राम से चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। सर ये मुझे एग्जैक्ट मेरे पेरेंट के जैसा दिख रहा है, एग्जैक्ट मुझे, मतलब उनके एक एक स्ट्रैंड पेरेंट के जैसे बन गई है। अब ये मैंने एक बनाई है, ये कंप्लीट भी हो सकती है, ठीक है। ये सिर्फ दिखाने का तरीका है कि ऐसे मुझे पेरेंट की स्ट्रक्चर उनके अंदर ट्रांसफर होती हुई दिखेगी। या फिर आप इनको एग्जैक्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि ये बिल्कुल दोनों मेरी कैसी रहेंगी? पेरेंट के जैसी। अरे बात समझ आ गई नहीं आ गई? आ गई क्या? ठीक है। और इनके अंदर मुझे एक एक स्ट्रैंड ऐसी मिल जाएगी। अभी कैसे होगा, कैसे एक्सपेरिमेंट होगा? इकोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे, बीसीएफ हवा के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, इकोलाई के ऊपर कुछ और चीजें की गई थी, वो सब चीजें हम आपको कल पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में रेप्लिकेशन पूरा अच्छे से पढ़ गए। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में रेप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे कल अपन, कल के लेक्चर में। तो सबसे मैं बोल रहा हूँ भाई, कल रेप्लिकेशन पढ़ के आना एक बार। और जेनेटिक्स वाले जब तक चैप्टर चल रहे क्लास रेगुलरली है, क्योंकि अगर इसमें बीच में एक भी टॉपिक छूटता है ना, आगे का सारा लिंक खराब हो जाता है, क्योंकि पीछे की चीजें आगे रिपीट हो रही होती है, ठीक है। ये डायग्राम अभी मत बनाना, कल मैं इसको उसके साथ बनवाऊंगा जहां इसकी नीड है, ठीक है। ये जस्ट आपको अभी समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अभी आपको इतना याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन अपने को पढ़ना है। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, ठीक है। इस नेचर का होता है सेमी कंजर्वेटिव। कल इसको अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे, पूरा रेप्लिकेशन के जो सारे डाउट्स है वो क्लियर करके जाएंगे, ठीक है भाई। कल रेप्लिकेशन अपन अच्छे से पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ के आना। आओगे नहीं आओगे? सर हम तो यहाँ से जाने के बाद किताब ऐसे फेंकते हैं।